नमस्कार। हम लोग आज प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये नोट्स है और यहाँ से ये जो नोट्स है इससे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले इतिहास विषय से यहाँ से तकरीबन कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इस नोट्स को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत के संदर्भ में सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। उसके संदर्भ में हम लोग इतिहास को जाने कि आखिर में इतिहास है क्या। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इतिहास इतिहास क्या है? तो ऐसी घटनाएं जो मानव जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है, यानी कि ऐसा घटना जिसके बारे में या जिसका प्रभाव डायरेक्ट मानव जीवन में पड़ता है उसे हम इतिहास कहा जाता है। ठीक है, इतिहास हमेशा क्रमबद्ध होता है। क्रमबद्ध का मतलब है कि किसी भी इतिहास को सीक्वेंस में पढ़ते हैं, यानी कि क्रम के अनुसार पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्राचीन आएगा, उसके बाद मध्य आएगा, उसके बाद आधुनिक आएगा। ठीक है, तो इतिहास को हम लोग क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, इतिहास में हमेशा साक्ष्य उपलब्ध होता है। साक्ष्य बोले या स्रोत बोले कि इतिहास का क्या साक्ष्य है, क्या स्रोत है, कहां से सारे इतिहासों का तथ्य प्राप्त हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं साक्ष्य उपलब्ध है और उस साक्ष्य का स्रोत भी पाया जाता है। तो स्रोत, अगर हम लोग इतिहास के स्रोत को जानने का प्रयास करें तो तीन प्रकार के स्रोत होते हैं। पहला होता है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तीसरा होता है विदेशी विवरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में जानेंगे कि साहित्यिक स्रोत है क्या। तो साहित्यिक स्रोत में हम लोग सबसे पहले जानेंगे, माफ कीजिएगा, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो स्रोत को जानने के मतलब स्रोत तीन प्रकार के होते हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा होता है विदेशी विवरण। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब है कि उत्खनन के द्वारा प्राप्त किए गए भौतिक अवशेष। ठीक है, उसे हम लोग पुरातात्विक स्रोत के नाम से जानते हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहला जो स्रोत है वो है अभिलेख। ठीक है, अभिलेख के माध्यम से पुरातात्विक यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। एक है अभिलेख, दूसरा है मूर्तियां, तीसरा है मृदभाड़ अर्थात मिट्टी के बर्तन, चौथा है भित्ति चित्र, पांचवा है पाषाण उपकरण और छठा है हमारा सिक्का। ठीक है, अभिलेख में भी कई तरह के अभिलेख है। तीन तरह के अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं। पहला है शिलालेख। ठीक है, शिला यानी पत्थर पे लेख लिखना, उसको हम लोग बोलते हैं शिलालेख। स्तंभ लेख यानी पिलर पे लेख लिखना, स्तंभ लेख। गुहा लेख, ठीक है, गुफाओं पर लिखा गया लेख हम लोग गुहा लेख के नाम से जानते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में हम लोगों ने पढ़ लिया कौन कौन पुरातात्विक स्रोत है। तो पहला है अभिलेख, दूसरा है मूर्तियां, तीसरा है मृदभाड़, चौथा है भित्ति चित्र, पांचवा है पाषाण उपकरण, छठा है सिक्का और अभिलेखों में है शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। ठीक है, उसके बाद हम लोग साहित्यिक स्रोत की ओर बढ़ेंगे। तो साहित्यिक स्रोत में भी दो तरह के स्रोत है। एक है धार्मिक साहित्य, दूसरा है धर्मेतर साहित्य, यानी कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी धर्मेतर साहित्य को बोला जाता है। ठीक है, धार्मिक साहित्य में हमारे सारे धार्मिक ग्रंथ आ जाएंगे। ठीक है, तो धार्मिक साहित्य में हमारा सारा धार्मिक ग्रंथ आ जाएंगे और धर्मेतर साहित्य में जो है धर्म निरपेक्ष यानी कि धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है, उस तरह के ग्रंथ आएंगे। जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये भी एक धर्मेतर या धर्म निरपेक्ष साहित्य है। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब धर्मेतर साहित्य है यानी कि धर्म निरपेक्ष साहित्य है। ठीक है, और धार्मिक साहित्य में वेद पुराण, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। उसके बाद देखिए विदेशी विवरण। कई सारे विदेशी यात्री हमारे भारत में आए, उन्होंने उस समय के तात्कालीन इतिहास को अपने अनुसार लिखा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थे मेगास्थनीज।
ठीक है। मैगसानी ने क्या लिखा, तो इंडिका नामक पुस्तक लिखा। ठीक है। फाइयान ने फो को की लिखा। ठीक है। वैनजांग ने सी यू की लिखा। ठीक है। तो उस समय के तात्कालीन जो भी विदेशी यात्री हमारे भारत में आए, उस समय के तात्कालीन इतिहास को अपने अनुसार उन्होंने लिखा, यानी कि भारत का वर्णन वो लोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद इतिहास का वर्गीकरण, तो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है या कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है, ठीक है, तो उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। एक है प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, दूसरा है आद ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो इतिहास का वर्गीकरण किया है तीन तीन काल क्रम में बांटा गया है। एक है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब देखिए प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल है हमारा कि वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं था, यानी कि एक पॉइंट है, नोट कीजिएगा, लिखित साक्ष्य का मतलब होता है लिपि। ठीक है। तो लिपि जो है प्राग ऐतिहासिक काल में नहीं पाया गया है। ठीक है। लिपि का अभाव था इस काल में। ठीक है। तो वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं थे, उस काल को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। ठीक है। इस काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है। इसमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद थे। अब देखिए पुरातात्विक साक्ष्य, हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोत को पढ़ा। ठीक है। उत्खनन के द्वारा प्राप्त साक्ष्य को हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये जो तीनों काल है, प्राग ऐतिहासिक काल हो, आद ऐतिहासिक काल हो या ऐतिहासिक काल हो, तीनों काल क्रमों में जो है पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्राग ऐतिहासिक काल में क्या पाया जाता, तो केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत ही मौजूद है। ठीक है। और जो है प्राग ऐतिहासिक काल का दूसरा कोई साक्ष्य या स्रोत नहीं है। प्राग ऐतिहासिक काल का जो है निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो पुरातात्विक साक्ष्य के द्वारा, यानी कि केवल इसमें पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है। ठीक है। यहां तक समझ में आएगा प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। प्राग ऐतिहासिक में कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, इसमें केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद थे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल क्या है, तो देखिए आद ऐतिहासिक काल में साक्ष्य, लिखित साक्ष्य तो मौजूद है, लिपि तो है, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है। तो आद ऐतिहासिक काल में क्या है, इसमें लिखित साक्ष्य मौजूद है परंतु अब तक पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है। तो आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन कौन से सभ्यता है, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ये दोनों सभ्यता आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए ऐतिहासिक काल। अब ये ऐतिहासिक काल क्या है, तो वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य मौजूद है और पढ़ा 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 गया है। ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि वह काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद है और पढ़ लिया गया है, यानी कि पढ़ा गया है। तो हम लोगों ने पढ़ा प्राग ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त ही नहीं हुआ है। आद ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं परंतु पढ़ा नहीं जा सका है। और आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो तो लिखी गई है परंतु सिंधु घाटी की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। तो किसके अंतर्गत आता है सिंधु घाटी सभ्यता, आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद ऐतिहासिक काल में जो है लिखित साक्ष्य प्राप्त भी हुए हैं और लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी गया है। ठीक है। उसे हम लोग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। अब देखिए पाषाण काल। अब देखिए पाषाण काल क्या है। ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मैंने आपको इस नोट्स के माध्यम से देने का प्रयास किया है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और इतिहास विषय में मैं चीजों को काफी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा आप अगर नोट्स को प्रॉपर पढ़ते हैं तो। ठीक है। तो देखिए पाषाण काल का मतलब ही होता है पत्थर का युग, यानी कि इस काल में पत्थर के उपयोग किए जाते थे, हो सकता है हथियार बनाने के लिए। ठीक है। तो औजार की बनावट के आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है। कौन कौन सा काल है, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है।
अब देखिए पूरा पाषाण काल क्या है। तो पूरा पाषाण काल उस काल को कहते हैं जिसमें आग का आविष्कार हुआ। ठीक है, अब ये आग का आविष्कार विश्व के संदर्भ में है। ठीक है, विश्व में सबसे पहले आग का आविष्कार पूरा पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, अगर हम बात कहें कि भारत के संदर्भ में आग का आविष्कार कब हुआ था, तो नव पाषाण काल में। ठीक है, चीज में अंतर है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर हम विश्व के संदर्भ में कहें तो सबसे पहले आग का, आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे पहले आग का आविष्कार कब हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में। ठीक है, कहीं पर अगर एग्जाम में लिखा रहा है कि भारत के परिप्रेक्ष्य से या भारत के संदर्भ से आग का आविष्कार कब हुआ या भारत में आग का आविष्कार कब हुआ, तो नव पाषाण काल। ठीक है, तो देखिए आगे चलने पर आपको क्लियर हो जाएगा, आप चिंता ना करें। तो देखिए पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल क्या था, तो इस काल में आदि मानव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और आदि मानव कैसे थे, तो घुमक्कड़ थे, यानी कि यायावर प्रवृत्ति के थे। यायावर का मतलब होता है घुमक्कड़ स्वभाव के थे या प्रवृत्ति के थे। ठीक है, और पूरा पूरा पाषाण काल में मानव क्या करता था, तो शिकार पर निर्भर था। ठीक है, शिकार किया करता था, और जो इस काल के औजार होते थे शिकार करने के लिए, जो औजार होते उनका आकार काफी बड़ा होता था। ठीक है, काफी बड़ा होता था। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम हस्त कुठार का प्रयोग किया गया। ठीक है, आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम हस्त कुठार यानी कि हाथ की कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया। ठीक है, और ये हस्त कुठार का साक्ष्य कहां से हमें प्राप्त होता है, तो स्थान कहां पे है, तो स्थान है मद्रास के पल्लवरम से। ठीक है, कब, तो 1863 ईस्वी में। ठीक है, 1863 ईस्वी में। खोजकर्ता कौन है, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट, याद रखिएगा। ठीक है, हस्त कुठार का साक्ष्य कहां से मिला है, तो मद्रास के पल्लवरम से। कब मिला, 1863 ईस्वी। खोजकर्ता कौन है, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट। ठीक है, और ये हस्त कुठार आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया था। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब पढ़ते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल को। देखिए मध्य पाषाण काल जो है, ये आदि मानव जो है समूह में निवास करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल में सबसे पहले आदि मानव समूह में निवास करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आदि मानव समूह में निवास करना प्रारंभ करते हैं मध्य पाषाण काल में, और इससे पहले वो लोग जो है समूह में नहीं निवास करते थे। ठीक है, पूरा पाषाण काल में वो लोग समूह में निवास नहीं करते थे। सबसे पहले समूह में निवास करना प्रारंभ करते हैं मध्य पाषाण काल में। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में आदि मानव समूह में निवास करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, उसके बाद पशुपालन यहीं पे प्रारंभ होता है मध्य पाषाण काल में। ठीक है, और सबसे पहले जो है पशुओं को पालतू बनाया गया। ठीक है, और वो पालतू पशु कौन था, तो कुत्ता। कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू बनाया गया। ठीक है, इस काल में औजार छोटे आकार के थे। ठीक है, मध्य पाषाण काल में जो औजार हुआ करते थे वो छोटे आकार के थे, और पूरा पाषाण काल में औजार कैसे होते थे, बड़े आकार के। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में छोटे आकार के औजार थे। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर कि मध्य पाषाण काल के औजार को सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ के जो औजार हुआ करते थे वो छोटे होते थे। ठीक है, इंग्लिश में इसको माइक्रोलिथिक के नाम से जाना जाता है। तो सूक्ष्म पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के औजार छोटे होते थे, इसलिए इस काल को हम लोग सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। ठीक है, इनके औजारों को देखते हुए इसे सूक्ष्म पाषाण कहा गया है, यानी कि माइक्रोलिथिक। ठीक है, इस काल को माइक्रोलिथिक के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में सूक्ष्म पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं मध्य पाषाण काल को। इस काल को संक्रमण कालीन चरण भी कहा जाता है। तो इस काल को हम लोग संक्रमण कालीन चरण के नाम से जाना जाता है। तो मध्य पाषाण काल को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो मध्य पाषाण काल को हम लोग सूक्ष्म पाषाण काल के नाम से जानते हैं, माइक्रोलिथिक के नाम से जानते हैं, संक्रमण कालीन चरण के नाम से जानते हैं मध्य पाषाण काल को। उसके बाद देखिए मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्थल भारत के संदर्भ में देखा जाए
तो भारत में मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल और सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन है? तो बागोर। कौन सा? बागोर। बागोर कहाँ है? तो राजस्थान में। ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोठारी नदी के किनारे स्थित है। तो मध्य पाषाण काल, भारत में मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्थल कौन है? तो बागोर। कहा, कौन से राज्य में है? तो राजस्थान। और बागोर किस नदी के किनारे है? तो कोठारी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हम लोग नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं नवपाषाण काल। तो देखिए नवपाषाण काल, देखिए नवपाषाण काल, देखिए नवपाषाण काल में जो है अग्नि का आविष्कार, इस काल में अग्नि का आविष्कार होता है। तो भारत के संदर्भ में जो है इस काल में आग का आविष्कार होता है। अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार होता है। ठीक है, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य या भारत के संदर्भ में अगर पूछा जाए कि आग का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ भारत में, तो भारत में किस काल में जो आग का आविष्कार होता है? तो नवपाषाण काल में। अगर विश्व में किस काल में आग का आविष्कार होता है? तो पूरा पाषाण काल। ठीक है, विश्व में आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल, भारत में आग का आविष्कार नवपाषाण काल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए नवपाषाण काल में जो मानव जो है यानी कि आदि मानव जो है वो अस्थायी रूप से बसना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अस्थाई बसावट के साक्ष्य, यानी कि उन्होंने अस्थाई रूप से बसना प्रारंभ किया, इसके साक्ष्य कहां पर पाए गए हैं? तो मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहां है? तो पाकिस्तान में। ठीक है, उसके बाद देखिए नवपाषाण काल के बारे में। तो कृषि का शुरुआत कहां पे होता है? तो नवपाषाण काल। ठीक है, कृषि की शुरुआत किस काल में होती है? तो नवपाषाण काल। पहिए का आविष्कार होता है नवपाषाण काल में। ठीक है, तांबे का प्रयोग नवपाषाण काल में। और आदि मानव के द्वारा प्रयोग में की जाने वाली पहली धातु कौन है? तो तांबा। याद रखिएगा, आदि मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु कौन है? तांबा। ठीक है, उसके बाद मृद भाड़ का निर्माण किया गया, यानी कि मिट्टी के बर्तन का निर्माण किया गया। चाक का आविष्कार भी यहीं पर होता है। ठीक है, मिट्टी के बर्तन चाक के द्वारा बनाए जाते हैं। तो चाक का आविष्कार भी यहीं पर होता है। अगर नोट्स में कहीं लिखना है तो लिख लीजिएगा। चाक का आविष्कार कब होता है? तो नवपाषाण काल में। मिट्टी, मृद भाड़ यानी मिट्टी के बर्तन का निर्माण नवपाषाण काल। चाक का आविष्कार यानी यहाँ पे पहिए का भी आविष्कार होता है। ठीक है, पहिए का आविष्कार यानी कि बैलगाड़ी मैंने बनाने के लिए या पहिया गाड़ी बनाने के लिए पहिए का आविष्कार होता है। अच्छा, कुम्हार का चाक का आविष्कार या निर्माण भी नवपाषाण काल में होता है, जिसके द्वारा मृद भाड़ बनाए जाते हैं। तो मृद भाड़ का निर्माण भी नवपाषाण काल में। आदि मानव जो है इस काल में उत्पादक हो गए थे। उत्पादक का मतलब होता है किसी चीज का उत्पादन करना, यानी कि कृषि का प्रारंभ हो गया। ठीक है, यानी कृषि का शुरुआत हुआ, यानी कि उत्पादक के रूप में जाने जाने लगे। ठीक है, चीजों को उपयोग में लाने लगे। ठीक है, चीजों को प्रयोग में लाने लगे। ठीक है, जो भी उत्पादक यानी कि कृषि का जो ये उत्पादक क्यों कहलाए? क्योंकि कृषि की शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहिए का आविष्कार करते हैं। ठीक है, और कृषि के द्वारा जो भी खाद्य वस्तुएं प्राप्त होती है उसका वो लोग उपयोग करते हैं, इसीलिए वो लोग उपभोक्ता के रूप में भी जाने जाने लगे। तो आदि मानव जो है उत्पादक से उपभोक्ता के रूप में विकसित हुआ नवपाषाण काल में। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया है। ठीक है, अगला हम लोग वीडियो फिर लेकर के आएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता प्रारंभ करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ये आपके सारे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति आवश्यक नोट्स है इतिहास विषय के। धीरे धीरे सभी विषयों के नोट्स प्रारंभ किए जाएंगे, उपलब्ध करा दिए जाएंगे आपको। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।